नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक नई श्रृंखला जो मुगल साम्राज्य पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत बाबर के विषय में विस्तार से देखा था, आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले शासक के विषय में जानेंगे, जिसके बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। तो आप जानना नहीं चाहेंगे वह शासक कौन था? तो दोस्तों, वह था हुमायूं। तो आज हम अपने इस वीडियो में हुमायूं के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे इस श्रृंखला के अगले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं हुमायूं के विषय में। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 6 मार्च सन 1508 ईस्वी को काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तथा माता का नाम महाम अनगा बेगम था। आप देखेंगे हुमायूं के 3 भाई और 2 बहनें थीं, जिनका नाम कामरान, अस्करी, हिंदाल तथा बहनों का नाम गुलबदन बेगम और गुलचेरा बेगम है, जिसमें गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अब हम देखते हैं हुमायूं का शासक बनना। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि उससे पूर्व उसे बदखशा का सूबेदार भी बनाया गया था। साथ ही हुमायूं ने भी बाबर के भारत पर किए गए आक्रमणों में भाग लिया था। ऐसी स्थिति में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का उत्तराधिकारी बनना निश्चित था, किंतु बाबर के प्रधानमंत्री नसीरुद्दीन मोहम्मद अली द्वारा मेहदी ख्वाजा को शासक बनाए जाने का षड्यंत्र रचा गया था, किंतु मेहदी ख्वाजा की हकीकत खुल जाने के कारण उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और बाद में उन्होंने 30 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को हुमायूं को दिल्ली की गद्दी पर बिठाने में मदद करने का कार्य किया। इस प्रकार हुमायूं भारत में मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक बना। दोस्तों, अब हम जानेंगे हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ। दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले कठिनाई जो उसे विरासत में मिली वह थी साम्राज्य। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो राज्य फैला हुआ था, जो बदखशा से लेकर पूर्व में बिहार तक और दक्षिण में मालवा से ऊपर से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक का क्षेत्र था। ऐसी स्थिति में हुमायूं को यह अव्यवस्थित राज्य ही मिला था, जिसकी पूरी व्यवस्था करना हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई या चुनौती थी। दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में आप देखेंगे हुमायूं के भाइयों का विरोध। जी हाँ दोस्तों, आप देखोगे कि हुमायूं ने पिता की मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया था, जिन्होंने ही बाद में उसका विरोध किया, जिसके कारण हुमायूं को इस समस्या का भी सामना करना पड़ा। तीसरा विरोध या कठिनाई के रूप में हम देखते हैं मिर्जा वर्ग का विरोध। दोस्तों, ये मिर्जा वर्ग तैमूर वंश के थे और बाबर के समकालीन थे, जो इस समय तक बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए थे और बड़े बड़े पद प्राप्त करना चाहते थे। इसमें मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मोहम्मद जवान मिर्जा और मेहदी ख्वाजा जैसे महत्वपूर्ण मिर्जा थे, जो हुमायूं के लिए चुनौती बने हुए थे। इनकी समस्या का समाधान करना भी हुमायूं की जिम्मेदारी थी। इसके बाद अगला अफगानों का विरोध। आप देखेंगे
बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, किंतु इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार अभी भी बचे हुए थे, जिसमें महमूद लोदी, आलम खां लोदी और अन्य। ये अब भी हुमायूं के लिए एक समस्या बने हुए थे, जिनका समाधान भी हुमायूं को करना था। अगला, मुगल साम्राज्य की सीमाओं के निकट शक्तिशाली राज्य। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पूर्व में शेरशाह या शेर खां अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा था, वहीं पश्चिम में गुजरात का शासक बहादुर शाह द्वितीय यह भी अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा था, जो हुमायूं के लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी। इसके बाद अंतिम आता है हुमायूं की स्वयं की व्यक्तिगत दुर्बलताएं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हुमायूं मदिरा, पान और मादक द्रव्यों का सेवन करता था, जिसमें अफीम इत्यादि थे। और तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हुमायूं की कुछ कठिनाइयां तो उसे विरासत में मिली थी और कुछ उसकी स्वयं की थी। अब हम बात करेंगे हुमायूं की भूलें या गलतियां, जिसके कारण बाद में हुमायूं को भारत का साम्राज्य खोने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो हम देखते हैं वो गलतियां कौन सी थी। तो उसमें सबसे पहली है हुमायूं का राज्य विभाजन करना। जी हाँ दोस्तों, हुमायूं के शासक बनने के कुछ समय बाद ही हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। यह उसकी सबसे पहली भूल थी, जिसमें उसने कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया। साथ ही आप देखेंगे अस्करी को संभल की जागीर दी गई और हिंदाल को मेवात की जागीर दी गई। इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जिसमें कामरान ने बाद में पंजाब और हिसार फिरोजा का क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया, जिसके कारण हुमायूं के लिए और समस्याएं बढ़ गई। दूसरा, कालिंजर का घेरा। आप देखेंगे हुमायूं को इस बात का शक था कि कालिंजर का शासक रुद्रदेव या अफगानों का समर्थन करता है, तो ऐसी स्थिति में 1931 में वह कालिंजर के किले पर घेरा डाल देता है, किंतु 4 माह तक वह घेरा डाले रहता है और उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। और इसी समय उसे इस बात का पता चलता है कि पूर्व की ओर से अफगान उसके लिए चुनौती बनते हुए आ रहे हैं, जो बिहार से होते हुए जौनपुर और अवध तक पहुंच आए थे। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने कालिंजर का घेरा उठा लिया और रुद्रदेव से समझौता करके हर्जाने की राशि ले ली। इस प्रकार जहां उसने रुद्रदेव को अपना मित्र बनाना था, वहां उसे भी अपना दुश्मन बना लिया और कालिंजर पर सफलता प्राप्त किए बिना ही उसे घेरा उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये उसकी दूसरी भूल थी। इसके बाद हुमायूं पूर्व में अफगानों की ओर बढ़ा। आप देखेंगे अफगानों और हुमायूं की सेना के मध्य दोहरिया नामक स्थान पर अगस्त 1532 में मुकाबला हुआ और दोहरिया में अफगान सेना पराजित हुई। महमूद लोदी और उसके साथी पुनः बिहार की ओर भाग गए। इस प्रकार हुमायूं अफगानों को पराजित करने में तो सफल रहा, किंतु वह उनकी शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करने में असफल रहा। इसके बाद हुमायूं ने आगे बढ़कर चुनार पर आक्रमण कर चुनार का घेरा डाला। वह 4 माह तक घेरा डाले पड़ा रहा। यह इस समय शेरशाह सूरी या शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। शेर खां ने उसे 4 माह बाद आत्मसमर्पण करने की संधि का प्रस्ताव रखा, उसकी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उसकी सेना में अपने पुत्र कुतुब खां को एक सैनिक टुकड़ी के साथ भेजने का निर्णय लिया और जिसके बदले में किले को अपने पास ही रखने का हुमायूं से समझौता किया, जिसे हुमायूं ने सरलता से स्वीकार कर लिया। यह हुमायूं की चौथी भूल थी, क्योंकि इस समय शेर खां की शक्ति बढ़ रही थी। शेर खां ने तो अपना पक्ष बचा लिया, पर हुमायूं उसकी इस चाल को नहीं समझा
जिसका परिणाम उसे आगे देखने को मिला। अगला, समय और धन की बर्बादी। आप देखेंगे चुनार पर आक्रमण करने के बाद वह वापस आगरा आया और आगरा से दिल्ली आने के बाद उसने दीनपनाह नामक एक दुर्ग का निर्माण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया और दुर्ग का निर्माण करने के साथ साथ वह यहीं पर ऐशो आराम और भोग विलास में लिप्त हो गया। आप देखेंगे इस समय का फायदा गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उठाया और उसने अपनी शक्ति बढ़ाते हुए मालवा पर अधिकार कर लिया। मालवा के साथ साथ रायसेन से वह चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। आप देखेंगे इसी समय चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं से सहायता की अपील की, प्रतीक के रूप में राखी भेजी कि वह अपनी बहन अर्थात रानी कर्णवती की मदद करे। हुमायूं इस उद्देश्य से कालिंजर के किले की ओर बढ़ता है, किंतु सारंगपुर आकर रुक जाता है और सारंगपुर में रुकने के बाद वह यह निर्णय लेता है कि वह अपने सहधर्मी शासक बहादुर शाह पर उस समय तक आक्रमण नहीं कर सकता जब तक कि वह विधर्मी शासक के खिलाफ कार्य कर रहा है। जब उसने चित्तौड़ को तहस-नहस कर दिया तब उस पर आक्रमण किया गया। तो यह हुमायूं की छठवीं भूल थी, क्योंकि उसने राजपूतों की सहायता का यह अवसर भी खो दिया। आप देखेंगे बहादुर शाह जब वापस अपने कैंप में आया उस समय हुमायूं ने उसके ऊपर आक्रमण किया। वह वहां से बच निकला और मांडू की ओर भाग गया। हुमायूं उसका पीछा करते हुए मांडू आया। मांडू से वह चंपानेर भाग गया। चंपानेर तक उसका पीछा किया गया। इसी समय हुमायूं ने अवसर का फायदा उठाकर मालवा पर भी अधिकार कर लिया और एक सेना बहादुर शाह के पीछे भेज दी। बहादुर शाह वहां से कैम्बे निकल गया और कैम्बे से ड्यू तक भागता रहा। ऐसी स्थिति में चंपानेर में उसका जो कोच था उसे भी मुगलों ने अपने आधिपत्य में ले लिया और हुमायूं अभी भी मांडू में ऐशो आराम और रंगरलियां मना रहा था। ये सारी परिस्थितियों के कारण हुमायूं ने जो भूलें की, जिसका परिणाम उसे आने वाले समय में भुगतना पड़ा और भारत से निर्वासित होना पड़ा। ये थी हुमायूं की प्रमुख भूलें। अब हम देखेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी से युद्ध। जी हाँ दोस्तों, इस समय तक शेरशाह सूरी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में हुमायूं ने अब उससे निर्णायक युद्ध करने का निर्णय लिया और इसी उद्देश्य से वह चुनार पर दूसरा घेरा डालने के लिए आगे बढ़ा और 1537-38 ईस्वी में उसने चुनार पर घेरा डाला। इस समय चुनार की सुरक्षा का कार्य शेर खां का पुत्र कुतुब खां कर रहा था। उसने हुमायूं को सरलता से चुनार के किले पर अधिकार करने का अवसर नहीं दिया। इसी समय का फायदा शेर खां ने उठाया और उसने बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण कर दिया और उसे तहस-नहस कर दिया तथा बंगाल की राजधानी गौड़ में बंगाल का जो खजाना छुपा हुआ था उसे भी वह लेकर रोहतासगढ़ चला गया। जब इस बात का पता चला कि शेर खां ने यहाँ से संपत्ति को रोहतासगढ़ पहुँचा दिया, तो ऐसी स्थिति में उसका पुत्र भी चुनार का किला छोड़कर उसके साथ हो लिया। अब हुमायूं को किले पर सफलता प्राप्त हो गई, किंतु ये 6 माह का समय जो नष्ट किया उसका फायदा शेर खां ने उठाया। हुमायूं किले पर अधिकार करके भी कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सका था। वह किले पर सफलता प्राप्त करने के बाद बंगाल की ओर बढ़ा। उसने बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पहुंचा, जहां उसे सब उजड़ा हुआ मिला, लाशों के ढेर मिले। तो उसने उसका नामकरण जन्नताबाद के नाम से कर दिया और वह यहीं पर अधिकांश समय अपना पुनः भोग विलास में लिप्त हो जाता है और रंगरलियां मनाने लगता है। इस स्थिति का फायदा शेर खां उठाता है और आप देखेंगे वह जौनपुर, अवध और आगरा तक के क्षेत्रों पर आधिपत्य करना प्रारंभ कर देता है। हुमायूं के संचार के माध्यमों को काट देता है।
लगभग 4 माह का समय बीत जाने के बाद हुमायूँ को इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि उसका छोटा भाई हिंदाल आगरा पर अपने आप को शासक घोषित करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह वापस आगरा की ओर रवाना होता है। इसी समय हुमायूँ चौसा में उसका इंतजार करता है, जो गंगा और कर्मनाशा नदी के तट पर है, जहाँ पर हुमायूँ और शेरशाह के मध्य मुकाबला होता है, जो 26 जून 1539 ईस्वी को होता है, जिसमें हुमायूँ को पराजय का सामना करना पड़ता है और जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार करता है। वह गंगा पार करके वापस आगरा और दिल्ली पहुंचता है। यहाँ अपने भाइयों से मदद की गुहार करता है और पुनः एक सेना तैयार करके वह शेरशाह सूरी से निर्णायक युद्ध करने के लिए वापस आता है और गंगा नदी पार करके आप देखोगे कन्नौज या बिलग्राम नामक स्थान पर आ जाता है। यहाँ पर शेरशाह सूरी भी आता है। आप देखोगे उनके मध्य आरंभ में 3 माह तक दोनों एक दूसरे के सामने डेरा डाले रहे, पर हुमायूँ ने उसी समय उस पर आक्रमण नहीं किया। वह इंतजार करता रहा और 17 मई सन 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी हुमायूँ की सेना पर उस समय आक्रमण कर देता है, जब बाढ़ का पानी मुगल कैंप में घुस जाता है और वो अपनी व्यवस्थाएं करने में लगे हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुमायूँ को संभलने का अवसर भी नहीं प्राप्त होता है। न तो अपना तोपखाना और गोला बारूद ही वह सुव्यवस्थित कर पाता है, न बंदूकों का प्रयोग कर पाता है। ऐसी स्थिति में हुमायूँ की पराजय होती है और उसे युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार शेरशाह सूरी विजित होता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। उसने चौसा के युद्ध के बाद शेर खां से शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और बेलग्राम के युद्ध के पश्चात वह दिल्ली का शासक बन गया। और अब हम देखेंगे हुमायूँ का निर्वासन काल एवं भारत की पुनर्विजय। जी हाँ दोस्तों, चौसा और बेलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूँ को भारत का राज्य खोना पड़ा। वह लाहौर भागा। लाहौर से कंधार और काबुल पर कब्जा करना चाहता था, किंतु उसके भाइयों ने उसे कोई सहयोग नहीं किया। ऐसी स्थिति में वह सिंध की ओर जाता है। सिंध के शासक शाह अरगो ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में वह भक्कर और थट्टा पर अधिकार करने का प्रयास करता है। वहाँ से वह राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर आने का प्रयास करता है, किंतु यहाँ पर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। वह वापस भक्कर और थट्टा की ओर लौटता है। इसी समय आप देखोगे हिंदाल के गुरु मीर दोस्त बाबा उर्फ अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूँ विवाह करता है, जिससे कालांतर में अकबर जैसा पुत्र रत्न प्राप्त होता है। आप देखेंगे यह उसका निर्वासन काल था, जिसमें उसे यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। अंत में वह अमरकोट के शासक बीरसाल के यहाँ शरण लेता है, जहाँ उसको मान सम्मान के साथ अमरकोट का शासक बीरसाल उसकी मदद करता है। उसी की सहायता से वह सिंध पर पुनः आक्रमण करने का प्रयास करता है, किंतु सफलता नहीं मिलती। फिर वह ईरान की ओर प्रस्थान करता है। ईरान ईरान का शासक ताहमास्प उसकी सहायता करता है और उसी सहायता के बल पर वह कंधार पर कब्जा करने में सफल होता है, किंतु बाद में आप देखोगे ईरान के शासक द्वारा अपना निर्णय बदल देने के कारण और हुमायूँ को दोबारा सहायता न देने के कारण हुमायूँ पुनः कंधार पर कब्जा करता है और वह कंधार पर कब्जा करने के बाद अपनी शक्ति को बढ़ाता है और अपने भाई कामरान के खिलाफ काबुल पर आक्रमण करता है और अब अथक प्रयासों के बाद वह काबुल पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। इस प्रकार हुमायूँ को पुनः काबुल और कंधार में पैर जमाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। हुमायूँ काबुल और कंधार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद पुनः भारत विजय की ओर प्रस्थान करता है। इस समय तक भारत की स्थितियां बदल गई थी। शेरशाह सूरी मर चुका था। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी भी 1553 ईस्वी में मर चुका था। अब उसका पुत्र सिकंदर शाह सूर
शासन कर रहा था। हुमायूं ने इस बात का फायदा उठाया और वह पंजाब पर अधिकार करते हुए दीपालपुर होते हुए मछीवाड़ा के स्थान पर पहुंचा और यहाँ पर मछीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह सूर की ओर से नियत खां, आलम खां, महमूद लोदी जैसे योद्धा थे, तो वहीं हुमायूं और बैरम खां ने इस युद्ध में आप देखेंगे अफगानों का मुकाबला किया, जो 15 मई सन 1555 को लड़ा गया, जिसमें हुमायूं और बैरम खां को विजय प्राप्त हुई और सिकंदर शाह सूर के सेनापति नियत खां की पराजय हुई, जिससे मुगल सेना का हौसला बढ़ गया और उन्होंने 22 जून सन 1555 को सिकंदर शाह सूर को सरहिंद के युद्ध में चुनौती दी और सरहिंद के युद्ध में आप देखोगे अफगानों की दोबारा पराजय हुई। सिकंदर सूर युद्ध का मैदान छोड़कर पंजाब की पहाड़ियों में भाग गया। इस प्रकार हुमायूं को सरहिंद के युद्ध से भारत की पुनर्विजय प्राप्त हुई और इस प्रकार वह भारत में पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहा। आप देखेंगे 23 जुलाई सन 1555 ईस्वी को वह दिल्ली में प्रवेश करता है और राज सिंहासन पर पुनः विराजमान होता है। इसके वह ज़्यादा दिनों तक अपनी सत्ता का उपभोग नहीं कर पाता है और 24 जनवरी सन 1556 ईस्वी को उसने जो दीनपना नामक इमारत का निर्माण करवाया था, उसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसल जाने के कारण मस्तिष्क की हड्डी टूट जाने से 27 जनवरी सन 1556 को मृत्यु हो गई और इस प्रकार आप देखेंगे लेनपुल का वह कथन वास्तविक प्रतीत होता है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसके जीवन का अंत हो गया। इस प्रकार हुमायूं के जीवन के विषय में हमने विस्तार से अपने इस वीडियो में देखा।